जलवायु जो है वो तो है ही, क्योंकि 20 से 25 साल की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु वो हमारा है तो है। जहां की शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु है तो वो है, वो कोई रोकेगा नहीं। लेकिन जो मौसम होता है, जो सीजन होता है, वो क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक ना। वो चीजों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। चैप्टर का नाम है हम लोगों का क्या, भारत की जलवायु। भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब देखो यहां पर आपको ये लाइन, ये हमारा इंडिया का दक्षिणी छोर, यही है ना भारत। अब ये देखोगे तो यहां पर हम लोग का राज्य आता है, जिस राज्य का नाम क्या है, केरला। ये राज्य कौन सा है, केरला। और ये राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु, ठीक ना। ये राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु। ये केरल और ये क्या है, तमिलनाडु। और यहां से देखोगे तो ये आपका जो क्षेत्र है वो कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जो मानसून दो तरह से चलकर आता है ना, ये मानसून दो तरह से चलकर आती है, ऐसे ये इसका क्षेत्र है, ठीक ना, ये वाला क्षेत्र। तो पता क्या चलता है कि अगर देखा जाए कि सबसे पहले मानसून कहां प्रवेश कर रहा है, तो ये लाइन है ना। उसके बाद देखो ये लाइन, तो पता क्या चलता है कि जो केरला के महीना, केरला में जो जून के प्रथम सप्ताह में 1 से 7 जून के बीच में ये मानसून प्रवेश कर जाती है। और 20 से 25 मई के बीच में अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि सबसे पहले मानसून कहां प्रवेश करती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहले किस राज्य में मानसून प्रवेश करती है, तो केरल राज्य में। सबसे पहले किस क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो अंडमान निकोबार। सबसे अंतिम बार मानसून जो है लौटकर, मानसून ऐसे जाकर एस बनाकर लौटती है, एस बनाकर। तो ये लौटती हुई मानसून के कारण सबसे अधिक वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे अंतिम वर्षा वो तमिलनाडु में कोरोमंडल तट में होता है, ठीक ना। अब देखो अंतिम वर्षा, ये सबसे कम वर्षा इस क्षेत्र में न मानसून जाने के कारण सबसे कम वर्षा लेह और लद्दाख के श्रेणी में होता है। सबसे अधिक वर्षा, ये जितने भी है सब रोकने वाला सब एक ही है, जिसका नाम है मासिनराम, मेघालय। तो मासिनराम मेघालय में क्या है, सबसे अधिक वर्षा। सबसे अधिक वर्षा, सबसे कम वर्षा, सबसे अंतिम वर्षा, सबसे प्रथम वर्षा। कल क्लियर किए थे हम लोग। अब यहां पर देखना है कि जो मानसून जो है ना, यहां पर ये लाइन आज से लिखेंगे हम लोग, ये तो आपको समझा रहे थे, केवल लिखना क्या है आपको, मानसून अरबी भाषा का एक शब्द है। यहां लिखना है मानसून, मानसून अरबी भाषा का एक शब्द है, ठीक ना। अच्छा लेह लद्दाख नहीं लिखे थे, लास्ट कहां तक लिखे थे आप ये बता दो। अच्छा, भारत में सबसे कम वर्षा और सबसे अधिक वर्षा नहीं लिखे हैं हम लोग, यही ना। चलिए अच्छा उसको लिख लेंगे हम लोग। तो मानसून अरबी भाषा का एक क्या है, शब्द है। चलो कोई बात नहीं, इसको बाद में लिखना, जो भी लिख रहे हैं ना इसको आप बाद में लिखना। मानसून अरबी भाषा का एक शब्द है। इसका, इसकी खोज हिपालस, हिपालस के द्वारा किया गया था। ज्यादा नहीं लिखेंगे, बस यही लाइन लिखना है, हिपालस के द्वारा किया गया, ठीक ना। ये लाइन आप लोग अभी हम लिखाएंगे, इसके बाद ये लाइन लिख लेना आप लोग, ठीक ना। चलिए, या जगह होगा तो शुरू में भी लिख सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग के पास जगह होगा तो शुरू में भी ये लाइन लिख लेंगे कि मानसून अरबी भाषा का एक शब्द है, इसकी खोज हिपालस के द्वारा किया गया। कहीं अगर स्थान होगा तो, नहीं तो बाद में लिखना। चलिए यहां लिखेंगे भारत में सबसे कम वर्षा, भारत में सबसे कम वर्षा
लेह एवं लद्दाख में होता है। लेह एवं लद्दाख के क्षेत्र में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह एवं लद्दाख के क्षेत्र में होती है, सबसे कम वर्षा भारत में। और उसी को कहा जाएगा विश्व में। भारत में या पूरे विश्व में, भारत में या पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा या सर्वाधिक वर्षा, ठीक, भारत में या पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम मेघालय, मासिन राम मेघालय, मासिन राम किसको? आपको? अच्छा, ये आवाज से, माइक से, कहां से है? ठीक, भारत में या पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम मेघालय में होती है, ठीक ना। मासिन राम से पहले, मासिन राम से पहले सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी, बंद हो गया क्या? चेरापूंजी, चेरापूंजी में होती थी। ये चेरापूंजी भी कहां है? मेघालय में ही है। ये चेरापूंजी भी कहां है? मेघालय में ही है, ठीक ना। अगर क्वेश्चन कहेगा कि आज के डेट में मासिन राम मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है, तो मासिन राम से पहले सर्वाधिक वर्षा कहां होती थी? तो कहां होती थी? तो चेरापूंजी में। चेरापूंजी का नया नाम चेंज हो गया है अब। चेरापूंजी का नया नाम अब सोहरा हो गया है, सोहरा। चेरापूंजी का अब नया नाम सोहरा। चेरापूंजी का नया नाम अब सोहरा हो गया है, सोहरा। भारत में सबसे कम वर्षा लेह और लद्दाख के क्षेत्र में। भारत में या पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम मेघालय, है ना। और मासिन राम मेघालय से पहले अगर कहीं वर्षा होती थी तो पहले होती थी कहां? चेरापूंजी में। चेरापूंजी का नया नाम अब बदलकर क्या रखा गया है? सोहरा, सोहरा। हो गया? हो गया, चलिए। हाँ, ये लाइन आप लोग लिख लेंगे कहीं भी, इसको स्टार्ट कर लेना है आपको, कहीं साइड में भी लिख लेना है कि जो मानसून है वो मानसून अरबी भाषा का एक शब्द है। अब लिख लो, इसके बाद लिख लेना, ये मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। इसकी खोज हिपालस के द्वारा किया गया। इसकी खोज जो है हिपालस के द्वारा किया गया, ठीक ना।
मानसून अरबी भाषा का एक शब्द है, इसकी खोज हिपालस के द्वारा किया गया। हो गया है। चलिए अगले पॉइंट में हम लोग आएंगे। भारत में मौसम चक्रवात, भारत में मौसम चक्रवात सीजन सर्किल 4 प्रकार के होती है। भारत में जो मौसम का जो चक्रवात है वो कितने प्रकार का है? 4 प्रकार के। इसमें चारों प्रकार को आपको नाम लिखनी है। इसमें सबसे पहले लिखोगे आप ग्रीष्म ऋतु, है ना। पहले लिखना क्या? ग्रीष्म ऋतु। ऐसे लाइन से लिखोगे तो आपका रुक जाओ, शीत ऋतु पहले लिखना, तब लिखना ग्रीष्म ऋतु। लाइन से लिखो, पहले लिखो शीत ऋतु, शीत ऋतु जिसको कहते हैं हम लोग कोल्ड वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन। शीत ऋतु को कहा जाता है कोल्ड वेदर सीजन। अब यह शीत ऋतु 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च का समय होता है। कोल्ड वेदर सीजन जो है 15 दिसंबर से 15 मार्च, 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक का समय है। इसके बाद आएगा समय ग्रीष्म ऋतु का, हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन ये 15 मार्च के बाद 16 मार्च से लेकर 15 जून तक का समय होता है। 16 मार्च से 15 जून तक का समय होता है, ठीक ना। 16 मार्च से 15 जून। इसके बाद नंबर आएगा किसका? वर्षा ऋतु, रेनी वेदर सीजन। ठीक, 3 नंबर में लिखना है रेनी वेदर सीजन, जिसे हम कहते हैं क्या? वर्षा ऋतु। रेनी वेदर सीजन। इसका जो समय है वो 16 जून से लेकर, आवाज जा रही है क्या? थोड़ा बोलो उधर। 16 जून से 15 सितंबर, 16 जून से 15 सितंबर। 16 जून से 15 सितंबर। हो गया। चलिए देखिए, वर्षा ऋतु 16 जून से लेकर 15 सितंबर। इसके बाद एक लास्ट आता है जो जाता है कहाँ तक? दिसंबर महीने तक जाएगा। उसका नाम है शरद ऋतु, जिसे हम कहते हैं क्या? उसे कहा जाता है ऑटोमन सीजन। शरद ऋतु 4 नंबर में लिखना, शरद ऋतु, शरद ऋतु, ऑटोमन सीजन, ऑटोमन सीजन। इसका जो समय है
ये 16 सितंबर से स्टार्ट होगा और इससे पहले 14 दिसंबर तक जाता है ये 14 दिसंबर। तो शीत ऋतु जिसका समय है 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक। इसके बाद नाम आता है किसका, तो ग्रीष्म ऋतु जो 16 मार्च से लेकर 15 जून तक का समय है। इसके बाद वर्षा ऋतु 16 जून से लेकर 15 सितंबर। इसके बाद शरद ऋतु 16 सितंबर से लेकर ये है 14 दिसंबर। ठीक ना, ये जो है क्या है 14 दिसंबर 14 दिसंबर। तो ये 4 प्रकार के मौसम का क्या है चक्रवात पाया जाता है, जिस चक्रवात के बारे में आपने क्या किया समझा। अब होता है कि ये जो समय है इस समय में बोला जाता है कि कौन सी मानसून के समय हम लोग कभी भी खेती करते हैं तो आप लोग नाम सुने होंगे रबी फसल का, है ना। इसमें फसलों के प्रकार भी आपको क्या करनी है जानना है, लेकिन फसल के प्रकार को जानते हुए हम लोग चलेंगे तो फिर हम लोग को मिट्टी भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई भी फसल होती है तो कहाँ होती है, मिट्टी में होगी। तो मिट्टी और फसल दोनों ध्यान रखना है। लेकिन ये मौसम जो है, ये मानसून जो है, ये किस फसल के लिए किस महीने में बेस्ट होती है, इसे हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। अब ये भी समझना है कि ये जो मानसून चलकर आती है तो ये मानसून किसी किसी फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है, तो किसी फसल के लिए ये बहुत ज़्यादा खराब होती है। जैसे मान लो कि जिस क्षेत्र में पानी की आवश्यकता है, तो जिस क्षेत्र में पानी की आवश्यकता है अगर पानी उस क्षेत्र में होगी तो अच्छा फसल होगा। जिस जगह पर पानी की आवश्यकता है ही नहीं, अगर वहाँ जहाँ ज़्यादा पानी हो जाए तो वो फसल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को। जहां पर पानी की आवश्यकता है अगर वहां पानी अगर हो जाएगा, वर्षा हो जाएगी तो उस फसल के लिए बेस्ट होगा। जहां पर पानी आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रॉपर पानी आ रहा है, जैसे हम लोग का कोसी, बिहार का देखोगे तो बिहार का शोक कोसी नदी हमेशा बाढ़ से डूबा रहता है वो, तो उस क्षेत्र में हमेशा बाढ़ आता है, तो चलो पानी की आवश्यकता नहीं है। अगर बात पानी होगा तो क्या होगा, खराब होगा, फसल क्या होगा, दह जाएगा, बह जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगा, गंगा नदी में मिलकर, यही ना होगा। तो नहीं होना चाहिए जिस क्षेत्र में। तो अब क्या है कि किस किस क्षेत्र में ये मौसमी चक्रवात बेस्ट होती है, उसको किस किस नाम से जानते हैं। कहाँ पर आप लोग सुने होंगे, कहाँ पर मैंगो सेवर जिसको हम आम्र वर्षा कहते हैं, कहाँ पर हम इसे चेरी ब्लास्म कहते हैं, कहाँ पर हम इसे चाय वर्षा कहते हैं। ये लाइन को 2-3 है उसको लिख लेंगे, इसके बाद फसल लिखेंगे, उसके बाद मिट्टी। यहां लेग लाइन क्या लिखना है, कुछ नोट पॉइंट देकर लिख लेना। लिखोगे भारत में प्रवाहित होने वाली मानसूनों के नाम। भारत में प्रवाहित होने वाली मानसूनों के नाम। अब ये नाम क्या क्या है, जैसे देखोगे यहां लिख लेना है। असम में इसे चाय वर्षा के नाम से जानते हैं। असम में हम इसे चाय वर्षा के नाम से जानते हैं। जो मानसून किसी क्षेत्र के लिए वो बेस्ट होती है, उस क्षेत्र के लिए बेस्ट होने के कारण असम में इसे चाय वर्षा कहते हैं। असम में चाय वर्षा कहते हैं। ये कहते हैं नहीं लिखेंगे भी तभी चलेगा। तो असम में चाय वर्षा कहते हैं। वहीं कर्नाटक में चेरी फल के लिए उपयोग होने के कारण, चेरी फल के लिए उपयोग होने के कारण, पूरा डिटेल पॉइंट ही लिख लो, होने के कारण। जैसे आप ये समझना कि असम में चाय वर्षा कहते हैं। अब असम में चाय वर्षा क्यों कहते हैं, चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। चाय के कृषि के लिए प्रसिद्ध है। जब चाय के लिए यह प्रसिद्ध है इसलिए इसको चाय वर्षा कहा गया है।
वैसे ही कर्नाटक में चेरी फल के लिए उपयोग होने के कारण इसे चेरी ब्लास्म कहते हैं। इसे चेरी ब्लास्म, इसे चेरी ब्लास्म कहते हैं। कर्नाटक में चेरी फल के लिए उपयोग होने के कारण इसे चेरी ब्लास्म कहा जाता है। चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इसे चाय वर्षा के नाम से जानते हैं। ठीक ना। असम में चाय वर्षा कहते हैं। क्यों कहते हैं? चाय के कृषि के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इसे हम चाय वर्षा कहते हैं। फिर वहीं अगर देखा जाए आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश में क्या है? तो आम की कृषि के लिए प्रसिद्ध होने के कारण, आम के कृषि के लिए उपयोग या प्रसिद्ध होने के कारण इसे आम्र वर्षा कहते हैं। इसे आम्र वर्षा कहते हैं। मैंगो सेवर, मैंगो सेवर के नाम से जानते हैं। सावर, SHAWER, ये होगा मैंगो सेवर। ठीक ना। मैंगो सेवर के नाम से जानते हैं। इसके बाद इससे भी कुछ अलग और है। बंगाल में, बंगाल में ऐसे ही इसको काल वैसाखी कहा जाता है। काल वैसाखी। लेकिन ये जो काल वैसाखी है ना, ये हवा का नाम है। ये हवा का नाम है। वैसे ही उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, ये अलग पॉइंट हुआ। उत्तर भारत में कुछ हवा है जो मानसून ही चलकर आती है। उत्तर भारत में इसे लू कहते हैं। क्या बोलते हैं? लू। तो ये 2 पॉइंट, बाकी ये पॉइंट इतना लिख लेंगे। इससे आपका ये जलवायु पूर्ण रूप से क्या होगा? समाप्त होगा। भारत की जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय जलवायु होने का कारण क्या है? भारत की जलवायु ट्रॉपिकल जोन होने का कारण, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने का कारण क्या है? कल ही आप लोगों को बोले थे, विषुवत रेखा के समीपता। विषुवत रेखा की नजदीकियां होने के कारण हम लोग का क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है ना। हमारा जो कुछ भाग है वो समशीतोष्ण में भी ऊपर जाता है, लेकिन फिर भी जो हमारा मेन पार्ट है वो मेन पार्ट कहाँ है? तो विषुवत रेखा के समीप। विषुवत रेखा हमारे भारत देश के दक्षिणी जो छोर है वहां से 876 किलोमीटर की दूरी पर है ना। तो भारत के जो जलवायु जो उष्णकटिबंधीय है, इसका होने के कारण बस यही है कि हमारा भारत देश 876 किलोमीटर की दूरी पर, ये किसके प्रेजेंट में है? तो भारत 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक ना। दक्षिणी छोर जो भारत का है ना, वो 876 किलोमीटर दूर है। किससे? विषुवत रेखा से। ये लाइन लिखे थे आप लोग? लिख लो ना एक लाइन लास्ट। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। इसका कारण क्या है? इक्वेटर की नजदीकियां। भारत के दक्षिणी क्षेत्र,
भारत का जो साउथ का एरिया है विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। विषुवत रेखा, इक्वेटर से 876 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण, है ना, 876 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण दक्षिणी छोर, तो भारत का दक्षिणी छोर क्या हो सकता है? भारत का दक्षिणी छोर ये है, ठीक ना। और ये है आपका, ये है आपका क्या, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक ना। ये कर्क रेखा है जिसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं, ठीक। और ये लाइन जो आपको है वो है विषुवत रेखा, ठीक ना। इसको हम क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा, इक्वेटर, या इसी को बोलेंगे 0 डिग्री। अब ये बता रहा है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर की डिस्टेंस है। विषुवत रेखा से भारत का दक्षिणी जो ये क्षेत्र है वो 876 किलोमीटर क्या है, दूर है, ठीक ना। राज्य का क्षेत्र देखोगे तो ये लाइन राजस्थान, ये लाइन क्या हो जाएगा, राजस्थान। लेकिन गुजरात से भी तो जाती है ना, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यही है ना। 9 ऐसे राज्य है जो तट से क्या है, घिरा हुआ है, तट से क्या है, घिरा हुआ है। अभी इसमें क्या ये वाला जो क्षेत्र है अरेबियन सागर का, और ये क्षेत्र क्या है, बंगाल की खाड़ी का। हाँ, नहीं नहीं, वो हम कर्क रेखा के बारे में बता रहे हैं ना। ये ये जो है 9 ऐसे राज्य है जो समुद्र तट से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। 9 राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं, 8 राज्य कर्क रेखा के बीचों बीच से होकर गुजरती हैं, ठीक ना। तट रेखा से लगने वाले 9 राज्य कौन कौन है? तो सबसे पहले स्टार्ट होगा आपका, किसका नाम होगा, तो गुजरात का, उसके बाद महाराष्ट्र का, ठीक ना। इधर से देखोगे तट से जुड़ने वाले तो गुजरात का होगा, उसके बाद महाराष्ट्र का होगा, उसके बाद में ये छोटा सा गोवा होगा, फिर कर्नाटक होगा, फिर केरला होगा, फिर ये तमिलनाडु होगा, फिर आंध्र प्रदेश होगा, उसके बाद उड़ीसा होगा और ये वेस्ट बंगाल होगा। तो ये 9 जो है तट से लगने वाले राज्य है, ठीक ना। ये आप लोग का सिलेबस में नहीं था इसलिए इस सिलेबस को नहीं पढ़ाया गया। समझ में आ रहा है ना। तट रेखा से लगने वाले नॉर्मल चीजें हैं जो आपको जानकारी रखनी है मैप के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसके बाद ध्यान देना कि जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा से कितने राज्य, 8 राज्य होकर गुजर रही हैं। इसमें जो नाम आएगा सबसे पहले गुजरात, फिर नाम आएगा राजस्थान, फिर नाम आएगा मध्य प्रदेश, फिर नाम आएगा छत्तीसगढ़, फिर नाम आएगा झारखंड, फिर नाम आएगा वेस्ट बंगाल, फिर नाम आएगा त्रिपुरा और फिर नाम आएगा मिजोरम, है ना। तो ये कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य है, ठीक ना। कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य है। अब देखो, अब एक लाइन ऐसे भी गुजरता है भारत से, इसको कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना। ये ऐसे भी राज्य को गुजरता है, इससे 5 राज्य होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मेरे बातों को आप समझ रहे हैं? जो चीजें हम समझाना चाह रहे हैं आपको बस ये बताया गया है कि जो आप लोगों का भारत का ये दक्षिणी जो क्षेत्र है
ये 876 किलोमीटर विषुवत रेखा से क्या है, नजदीक है। इसलिए भारत की जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि ये इलाका गर्म का क्षेत्र है। समझ में आ रहा है ना, बहुत नजदीक है। 876 किलोमीटर दूर की तो कोई बात ही नहीं है। विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी तो कोई है ही नहीं, ये तो बहुत कम दूरी है। अब यूरोप को लोगे बहुत दूर है, यूरोप को लोगे तो बहुत दूर है ना, फ्रांस को लोगे, अमेरिका को लोगे तो बहुत दूर है। इसलिए वो सब हमेशा सदाबहार जीवन जीता है, एकदम ठंडा रहता है। हम लोग जैसा ये नहीं कि पसीना चल रहा है, गर्मी है, काले हो जाएंगे, ये हो जाएगा, चेहरे ढक कर रखो, कपड़ा ऐसा पहनो कि धूप न लगे, नहीं तो काले हो जाएंगे, ऐसा उधर नहीं है। ऐसा उधर है ही नहीं। वो लोग तो देखते हैं कि धूप आ जाए, ठीक ना। चलिए, ये हो गया क्या। अब देखो, हाँ, ये ध्यान देना कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारे पृथ्वी है, तो ये हमारे पृथ्वी से ये जो लाइन जा रही है, जिस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर, ये तो सबको पता हो गया है। अब यहां पर एक कंडीशन है कि जो हमारा इंडिया है ना, हमारा जो इंडिया है, अब इसके जो क्षेत्र मिलाओगे तो ये एक क्षेत्र आपका आर्कटिक का होगा और ये क्षेत्र आपका क्या है, कर्क रेखा का होगा। वैसे ही ये आपका मकर रेखा का होगा और ये लाइन आपका किसका होगा, तो अंटार्कटिक का होगा। तो आपको पता है ना कि इधर से इधर जो जा रही है लाइन, जैसे ये नॉर्थ से ईस्ट से वेस्ट की ओर जो लाइन ये 4 जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश कहते हैं। ये पता था कि नहीं, इसको लैटिट्यूड कहते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश। और याद रखना कि हमारा जो इंडिया है वो यहाँ है, यही है ना, कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से होकर क्या हो रही है, गुजर रही है। ये हमारा भारत देश है, ठीक ना। तो हमारा भारत जो है यहां पर स्थित है। अब ये कंडीशन है कि एक तो कर्क रेखा यहां से गुजर रही है और एक कंडीशन ये है कि यहां से विषुवत रेखा, ये वाला विषुवत रेखा एक 0 डिग्री। अब ये भी एक लाइनिंग है, ये भी आपका एक लाइनिंग है, ये भी। अब बोलो, भारत से 2 लाइन गुजर रही है, नहीं गुजर रही है क्या। एक तो ये रेड वाला, ये रेड जो ऊपर गुजर रहा है, इसको हम कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं, देशांतर, या इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, उसको लैटिट्यूड कहते हैं। तो 2 लाइन गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, देखो तो। एक लाइन जो इस कलर से गुजर रहा है, ये लाइन, ये लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्क रेखा, है ना। तो ये कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, तीसरा बोलो मध्य प्रदेश, 4th नंबर में क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, गोवा, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, और एक 6 नंबर में आपका नाम आ जाएगा वेस्ट बंगाल, 7 नंबर में त्रिपुरा, और 8 नंबर में आपका है मिजोरम। ये बता रहा है कि ये जो कर्क रेखा है, जिसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं, ये भारत के 8 राज्यों से होकर क्या हो रही है, गुजर रही है। ये 8 राज्य जो है कर्क रेखा से क्या हो रहा है, गुजर रहा है। और ये जो रेड वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन, ये कलर का, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है, ये जो गुजर रही है, इसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक ना। ये जो लाइन है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी मतलब ईस्ट, पूर्वी देशांतर। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। जैसे 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य और 5 राज्य से होकर क्या हो रही है, गुजर रही है। अब वो 5 राज्य कौन कौन है, तो फर्स्ट में उत्तर प्रदेश, सेकंड में मध्य प्रदेश, थर्ड में आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, 4th में आ जाएगा उड़ीसा, और 5 में हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
भारत से दो लाइन गुजर रही है, एक अक्षांश और एक देशांतर। अक्षांश उसे कहते हैं जिसकी लाइन ईस्ट से वेस्ट की ओर गई है। देखें, ये तो आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका क्या है, साउथ है। अब देखो, ये व्हाइट से इधर देखेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इस व्हाइट से इधर देखेंगे तो क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर, मतलब पश्चिमी गोलार्ध, इसको कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। अब देखो, इस व्हाइट के ऊपर देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध, इसको क्या बोलेंगे, सर्दर्न हेमिस्फेयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ रहा है ना? तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि यहां से दो लाइन गुजर रही है। एक लाइन वो है जो कर्क रेखा है, और एक लाइन वो है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, इसको एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं भारतीय मानक समय। इसका एक और नाम क्या है, भारतीय मानक समय, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसी को कहते हैं IST। आप सुने हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया की जो टाइम जोन है 5.5 घंटा आगे है। कौन कौन सुने हैं? आप ही बस दो ही लोग सुने हैं बस, कि भारत का जो टाइम जोन है इंग्लैंड के टाइम जोन से 5.5 घंटा आगे है। ये बस केवल दो ही लोग सुने थे कि सभी लोग सुने थे? आप लोग सुने नहीं थे कि ब्रिटेन में इतना बज रहा है तो भारत में इतना बजेगा? लोग बोलते हैं उधर तो अभी शाम हुआ होगा, हम लोग का तो रात हो गया। अभी तो लोग रात में होगा, हम लोग को दिन हो गया। हम लोग दिन में जी रहे हैं, वो अभी अब लोग रात में सो रहा होगा। तो ये होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन कैसे होता है? इंग्लैंड के टाइम जोन से हम लोग 5.5 घंटे आगे क्यों है? कोई स्टूडेंट बताएंगे हमें, बोलिए। बस यही, और कुछ नहीं। वो तो सभी पता है कि गोलार्ध जो है हमारा, जिस गोलार्ध में सूर्य का भाग होगा उधर दिन होगा, और नहीं होगा तो रात होगा। ये नॉर्मल चीजें हैं। हम लोग का टाइम जोन पर है कि टाइम जोन 5.5 घंटा आगे क्यों होता है, ये रीजन क्यों है। अब देखो, ये जो लिख लिए हो आप लोग, हम लोग पढ़ेंगे अभी तो फसल, क्योंकि उसके बाद फसल लिखना था जब जाकर कृषि। ऐसे मेनली फसल और कृषि हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कुछ टाइम जोन आप लोग देखना। देखो, एक होता है GMT, है ना, इसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। ये GMT क्या है? 0 डिग्री है। ये इंग्लैंड का टाइम जोन है। कहाँ का टाइम जोन है? ग्रीनविच कहाँ है? इंग्लैंड में। ये इंग्लैंड का टाइम जोन है जो 0 डिग्री है, इंग्लैंड का टाइम जोन है। याद रखना, इंग्लैंड के टाइम जोन से ही पूरे दुनिया के टाइम जोन की पता चलता है। इंग्लैंड के टाइम जोन से ही पूरी दुनिया का टाइम जोन के बारे में पता चलती है। तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है इंग्लैंड का टाइम जोन 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री हो गया है ना, और इंडिया का टाइम जोन जो है 12.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि ग्रीनविच मीन टाइम से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मानक समय, मतलब इंग्लैंड के टाइम जोन जो है, इंग्लैंड के टाइम जोन से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का टाइम जोन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटा आगे है। मेरा प्रश्न ये है कि क्यों आगे है? हाँ, वो चीजें समझ रहे हैं, लेकिन आप कैसे जानोगे? अब देखो, भारत का टाइम जोन कितना है? 82.5। अगर मान लो कि ग्रीनविच मीन टाइम का जो टाइम जोन है वो तो 0 डिग्री है, पता है, ये लिख लिए हैं हम लोग। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 82.5 डिग्री है ना, कि नहीं है? 82.5 डिग्री है। समझ नहीं पा रहे हैं?
आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि समझना नहीं चाह रहे हैं? हाँ, समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, देखो, पूरी दुनिया की जो टाइम जोन है ना, जहां से समय की जानकारी होती है, वो एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच मीन टाइम, इंग्लैंड का टाइम जोन। उसी से पूरी दुनिया की टाइम जोन का पता चलता है, वो है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। उसके बाद हम लोग 82.5 डिग्री पर आते हैं। हम लोग 82.5 डिग्री पर आते हैं। बोलोगे कैसे? तो देखो, 82.5 डिग्री पर हम लोग कैसे आते हैं? जैसे ये जो डिग्री है, जैसे यहां से आप ये समझ रहे हैं कि ये 23.5 डिग्री है, तभी तो इसको कर्क रेखा बोल रहे हैं हम लोग। ये जो है, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम आर्कटिक वृत्त बोल रहे हैं। फिर वैसे ही ये भी आपका 0 डिग्री है, ये आपका 23.5 डिग्री है जो साउथ में है मकर रेखा, और ये 66.5 डिग्री है जो साउथ में अंटार्कटिक वृत्त। इसको तो आप बार बार देखे हैं, बार बार जाने हैं। जैसे आपने 0 से, अब देखो ये 5 डिग्री होगा, ये 10 डिग्री होगा, ये 20 डिग्री होगा, तब 23.5 डिग्री होगा ना। मान लो यहाँ 30 डिग्री होगा, फिर 35 डिग्री होगा, फिर 40 डिग्री होगा, फिर 60 डिग्री होगा, तब 66.5 डिग्री होगा। फिर 66.5 से देखो 70 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा, 90 डिग्री तक हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे इधर की ओर डिग्री बढ़ रहा है, वैसे ही देशांतर का भी तो बढ़ता है। ये भी तो 0 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन है 82.5 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये जो लाइन जो अभी आपने बोला कि ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये 82.5 डिग्री यहां पहुंच गया। फिर ऐसे ही ये भी 90 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 85, 90, 95, 80, 180 तक चला जाएगा। पूरे गोले 360। पूरे गोले कितने? 360। तो अब आपको ये जानना है कि जो भारत की टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री है, इंग्लैंड की टाइम जोन क्या है? 0 डिग्री है। अब मान लो कि भारत को छोड़ दो, आप देखोगे भूटान का 87 डिग्री है। भूटान भारत के आगे है, भूटान आगे है थोड़ा सा। तो देखो 82 के बाद कितना आएगा? 87 डिग्री। तो वो 87 डिग्री पर है। लेकिन हम लोग भारत के निवासी हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया वाले भी बोलते होंगे कि ग्रीनविच मीन टाइम से हम कितने घंटे आगे हैं या कितने घंटे पीछे हैं। अब ये कंडीशन हम लोगों को जानना है कि ये है क्या। यहां देखो, ये 0 डिग्री और ये आपका 82.5 डिग्री। अब यहां पर क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में, मतलब एक चक्कर लगाने में, ये तो सबको पता है कि पृथ्वी एक चक्कर कितने दिन में, कितने घंटा में लगाती है? पृथ्वी चक्कर मतलब अपने अक्ष पर घूर्णन 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। सूर्य की परिक्रमा जब कहेंगे तब जाकर वो कितना? 365 दिन 6 घंटे का समय लगेगा। तो हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। संभावित सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री घूमने में इसको 24 में 60 से आप मल्टीपल कर दोगे तो 1440 मिनट हो जाएगा। हो जाएगा क्या? 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा या 1440 मिनट। कुछ नहीं किया गया है, 24 में 60 से मल्टीपल कर दिए हैं। 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 60 मिनट में 1 घंटा, तो 24 घंटा में कितना हो जाएगा? 1440 मिनट। तो 360 डिग्री बराबर 1440 मिनट। तो 1 डिग्री निकालने के लिए 1440 से आपको 360 से डिवाइड कीजिएगा। इसका मतलब ये निकलेगा 4 मिनट। मतलब ध्यान रखना कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 4 मिनट। 360 डिग्री बराबर 24 घंटा। 360 डिग्री बराबर 24 घंटा। तो अगर 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, मैथ हो सब
सब कमजोर है क्या? मैथ भी वीक में है आप लोग? मैथ पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं कि नहीं है? अच्छा ठीक है, मतलब मैथ भी कमजोर है। हाँ, अब हम बोल दिए कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो आप सोच क्यों रहे हैं 15 चौका 60? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। हम कहाँ से गलत हैं? आप लोग सोचो थोड़ा, है ना, मेडिकल के स्टूडेंट हो आप लोग, चीर फाड़ करनी है। हम्म, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमने आपको बताया कि 360 डिग्री बराबर 24 घंटा, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ये होगा ना, क्योंकि 360 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री 1440 मिनट, ये मिनट में कन्वर्ट किया गया है, इसलिए 1440 हो गया, 60 से गुणा हो गया तो। और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो आप बताओ 82.5 डिग्री बराबर क्या होगा? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री में कितना मिनट होगा? 330 मिनट होगा क्या? आपने अभी देख लिया कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री बराबर कितना होगा? 330 मिनट। और कुछ नहीं, 82.5 में 4 से गुना करो, 80 से पूरा गुना करोगे तो 8 चौक 32, 320 होगा, होगा ना? तो 320 जो हुआ, और बाकी ये जो ये वाला जो गुणा कीजिएगा तो ये भी आपका 10 हो जाएगा, ठीक ना? अढ़ाई अढ़ाई 4 बार करोगे तो नहीं हो जाएगा 10? अढ़ाई अढ़ाई 5, 7.5 और 10, 320 और 10 कितना होगा? 330। बताओ, वीडियो जाएगा तो सब क्या कहेगा कि ये लोग क्या पढ़ा रहा है ये टीचर? तो 82.5 मतलब अढ़ाई में 4 से गुना हो गया तो 10 हो गया, और चौक 32, 330 हो गया, 320 और 10 330। तो 330 बराबर 5.5 घंटा होगा क्या? 330 मिनट बराबर 5.5 घंटा होगा क्या? मान लो 30 मिनट बराबर 330 मिनट है, तो 300 मिनट बराबर कितना होगा? 5 घंटा हो जाएगा, होगा ना? 5 घंटा हो जाएगा, और बाकी 30 मिनट आधा घंटा हो जाएगा। तो 5.5 घंटे हम आगे हैं। क्यों आगे हैं? क्योंकि हमारा टाइम जोन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब कुछ क्लियर हुआ? इंग्लैंड के टाइम जोन से भारत का टाइम जोन 5.5 घंटा आगे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का टाइम जोन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री है ना? 82.5 डिग्री क्या? हाँ, तो देशांतर को तो लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या हुआ टाइम जोन? अब बताओ आप। हाँ, हाँ, तो इंग्लैंड से ही तो कंपैरिजन किया जा रहा है कि ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लैंड के टाइम जोन से भारत का टाइम जोन 5.5 घंटा आगे है। इंग्लैंड के टाइम जोन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड के टाइम जोन से पूरे दुनिया की टाइम जोन की पता चलती है। क्लियर? इंग्लैंड के टाइम जोन हम इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि इंग्लैंड के टाइम जोन से ही पूरे दुनिया के टाइम जोन के बारे में पता चलता है। सभी लोग जितने भी देश है सब कंपैरिजन किससे करेंगे? इंग्लैंड के टाइम जोन से। इसलिए इंडिया भी कंपैरिजन कर रहा है कि हम तुमसे 5.5 घंटे आगे हैं। इसका मतलब ये कि हमारी जो पृथ्वी है 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय ले रही है, मतलब 1440 मिनट का समय ले रही है। मतलब 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री बराबर 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब होता है 5.5 घंटा आगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग पूर्वी देशांतर में हैं। हाँ, हाँ, तो ये कंडीशन क्यों है? क्योंकि हम लोग पूर्वी देशांतर में हैं, ठीक ना? क्योंकि भारत उत्तर एंड पूर्व गोलार्ध में स्थित है। हमारा जो इंडिया है उत्तर एवं पूर्व गोलार्ध में स्थित है। मतलब उत्तर में हम अक्षांश के अकॉर्डिंग है। जैसे ये देखो, ये हमारी पृथ्वी,
हमारा भारत देश यहां है ना। तो भारत देश जब यहां है तो इसका मतलब यह है कि इसके अकॉर्डिंग, अक्षांश के अकॉर्डिंग हम लोग नॉर्थ में है। अक्षांश के अकॉर्डिंग क्या है, नॉर्थ में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर के अकॉर्डिंग हम लोग कहां है, पूर्वी देशांतर में है। तो हमारा भारत उत्तर एवं पूर्व गोलार्ध में स्थित है। अगर यही हम लोग पश्चिमी गोलार्ध में होते तो ये टाइम घट जाता। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है। इंग्लैंड की टाइम जोन से कंपैरिजन करेंगे, अगर मान लो कि इधर के कोई देश होगा वो कंपैरिजन करेगा तो वो बैक पोर्शन में जाएगा। ये अक्षांश देशांतर टॉपिक है जिसमें आपको पढ़नी है, लेकिन अक्षांश देशांतर आप लोग का सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको नहीं पढ़ाया गया। अगर एसएससी रेलवे पढ़ते तो वो सब स्टूडेंट आपको बताते, ठीक ना, उसमें पढ़ाए हैं वो लाइन। समझ में? आपको बस ये समझना है कि इंग्लैंड का टाइम जोन 0 डिग्री है, भारत का टाइम जोन 82.5 डिग्री है। अच्छा, पीछे क्या बताए थे? ये इतना बनाएंगे, लिख लो। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब जिसका जिस क्षेत्र में टाइम जोन होगा ना, उस बस कुछ नहीं करेगा, 4 से मल्टीपल करेगा और कुछ नहीं करता है। अब अगर मान लो हम लोग भूटान के होते तो कुछ नहीं करते, 4 से गुना कर देते 87 में। हो गया। इंग्लैंड का टाइम जोन कितना है, 0 डिग्री। भारत का टाइम जोन 82.5 डिग्री। हाँ, 5 नंबर एपी आंध्र प्रदेश। ये लॉन्गिट्यूड देशांतर के लिए है, ये वाला लाइन, ये लाइन है ना, ये लाइन जो 5 राज्य से होकर गुजर रही है। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, पूर्वी देशांतर। हो गया इतना लेट? साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं,
यहाँ से 5 राज्य से होकर ये गुजरती है। देश कहोगे तो नेपाल भी आ जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या है, आंध्र प्रदेश। उधर से कहेगा तो वो गुजरात, फिर जाकर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और कौन, मिजोरम। भारत के तट रेखा से लगने वाले जो राज्य हैं, वो तट रेखा का मतलब होता है कोस्टल एरिया से जुड़ने वाले राज्य। तो वो कितने हैं, तो 9 राज्य हैं। वो कौन कौन है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है ना। उसके बाद गोवा के बाद नीचे है कर्नाटक है, उसके बाद केरला है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है, और फिर जाकर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। हो गया। चलिए, अब हेडिंग देना है आपको भारत की मिट्टियां। मिट्टी तब पढ़ेंगे फसल। भारत की मिट्टियां, मृदा। कहीं मिट्टी को मृदा भी लिखता है, मृदा या मिट्टी। सॉइल ऑफ इंडिया। सबसे पहले आपको यह लिखना है भारतीय मिट्टी शोध संस्थान, भारतीय मिट्टी शोध संस्थान, भारतीय मिट्टी शोध संस्थान इंडियन सॉइल रिसर्च सेंटर, इंडियन सॉइल रिसर्च सेंटर भोपाल में स्थित है। भारतीय मिट्टी शोध संस्थान भोपाल, जो एमपी का कैपिटल है, भोपाल में स्थित है। ठीक, भारतीय मिट्टी शोध संस्थान भोपाल में स्थित है। एक लाइन आपका और क्या है, मिट्टी के अध्ययन को, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। 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 भारतीय मिट्टी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, भोपाल में। इसके बाद आप लोग कभी सोचते होंगे ना कि सर थोड़ा रेस्ट भी नहीं देते हैं, ऐसा सोचते हैं। पीछे नहीं लिखे तो आप क्या कर रहे थे इस तब से? कोई बात नहीं, लिख लो आप। हाँ, ऐसा हाँ, ऐसा कंडीशन होता है कि हाँ, ऐसे स्टूडेंट से हम खुश भी रहते हैं। वो स्टूडेंट जो हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो लिख रहा है। कोई कोई देखो स्टूडेंट में क्या होता है ना कि अगर वो लेट आएगा ना, जानते हो क्या करेगा? वो जब तक पीछे की चीजों को लिखेगा नहीं तब तक उसको सब्र ही नहीं होगा, और बाकी टीचर पढ़ा रहे हैं वो सुनेगा ही नहीं। ये चीजें होती है। कभी आप लेट आओगे ना तो आप सोचोगे पीछे का लिख ले, सर चले समझा रहे हैं, तब तक आप क्या बोलोगे, पीछे के लिख ले, पीछे के लिख ले। और जानते हो उस वक्त क्या करनी चाहिए? अगर मान लो कभी आप क्लास में लेट आए तो देख लो कि बगल के स्टूडेंट को कितने सर पढ़ा दिए हैं। जितने पढ़ा दिए हैं उतने पेज को छोड़ दो, और फिर जहां से पढ़ा रहे हैं वहां से तुम लिखना बंद कर दो। अब पीछे का लिखना नहीं है। अभी नहीं कि सर थोड़ा सा पानी पीने लगे तो पीछे का लिख ले, ये दिमाग फिर पीछे चला जाएगा। ये तो सही बता, आगे जो पढ़ा रहे हैं बस तुमको वो आगे ही बढ़ना है, और जब सर छोड़ के जाएंगे क्लास को, उस वक्त जो छूटा हुआ है वो किसी से कॉपी लो और लिख लो, जो पेज तुम छोड़े हो। ये ध्यान देना, ये सबसे बेस्ट होता है। लेकिन किसी का दिमाग बोले
पीछे का लिख ले, पूरा कर ले, पूरा कर ले। अब वो पूरा करने के लिए क्या करेगा, पूरे क्लास को खराब कर लेगा, और कोई क्लास का सर समझा रहे हैं उसको लगेगा समझा रहे हैं ना, तो पीछे के लिख ले। ये चीजें चलती है। तो बस ये ध्यान रखना, ये नहीं, ये काम नहीं करनी है। ये सही बात है, हो सकता है कुछ देर के लिए हम खराब हो जाए, लेकिन रियलिटी है, यही चीजें होती है। ये सब नहीं अपनाना कभी भी। चलो यहां लिखना है क्या कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ काउंसिल, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ काउंसिल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ काउंसिल। ये ब्रैकेट में लिखना कि है कहां, नई दिल्ली में, ठीक ना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ काउंसिल, भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है, भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है, ठीक ना। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ काउंसिल इंडियन सॉइल को 8 प्रकार से, टाइप्स ऑफ और वो क्या है हमारा मिट्टी, 8 प्रकार के 8 टाइप से इस मिट्टी को क्या किया है, बांटा है। लेकिन इंपॉर्टेंट मिट्टी 4 या 5 ही है, मेनली 4 है। पढ़ना है आपको 4 मिट्टी के बारे में, होता कितनी है, 8। ऐसे मिट्टी का और भी प्रकार है, लेकिन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ काउंसिल, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में जाओगे तो वहां की मिट्टी कुछ अलग है, राजस्थान की मिट्टी कुछ अलग है ना, बिहार की मिट्टी कुछ अलग है, यूपी की मिट्टी कुछ अलग है, समझ में आ रहा है ना। से यूपी बिहार की मिट्टी सेम है, तो उधर भी नदी का क्षेत्र, उधर भी नदी का क्षेत्र, उधर भी गंगा यमुना का क्षेत्र, उधर भी कोसी और गंगा का क्षेत्र है ना, कोसी गंडक गंगा का क्षेत्र। हो गया, लिख लिए, फिर नहीं बोलना कि पीछे का छूट गया। चलिए इसके बाद यहां आएंगे, भारतीय मिट्टी जो कितने प्रकार का है, 8 प्रकार के। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मिट्टी आता है जिस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जिसे कहा जाता है एलुवियल सॉल। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ काउंसिल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो नई दिल्ली में है, उसने बताया कि भारत की मिट्टी 8 प्रकार के हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है किसका, जलोढ़ मिट्टी का, जिसको कहते हैं एलुवियल सॉल। इसके बाद काली मिट्टी, काली मिट्टी, ब्लैक सॉल। इसके बाद लाल मिट्टी, रेड सॉल, ठीक ना। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, जलोढ़ मिट्टी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एलुवियल सॉल, काली मिट्टी जिसे कहेंगे ब्लैक सॉल, लाल मिट्टी जिसे कहेंगे रेड सॉल। इसके बाद 4th नंबर में लिखोगे लैटेराइट मिट्टी, इतने ही पढ़ना है हम लोगों को, लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट सॉल, लैटेराइट
सॉल, लेटेराइट मिट्टी। इतने ही 4 हमें पढ़नी है। इसके बाद भी कौन सॉल है जो इसको प्रकार हम लोग को जानना है, पांचवा होता है वनीय मिट्टी। वनीय मिट्टी, फॉरेस्ट सॉल। ठीक ना, फॉरेस्ट सॉल, वनीय मिट्टी। एक होती है मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉल। एक होता है क्षारीय मिट्टी, एल्कलाइन सॉल, एल्कलाइन सॉल, एल्कलाइन सॉल, एल्कलाइन सॉल। और लास्ट लिख लेना, पिटमय या जैव मिट्टी, पिटमय या जैव मिट्टी, इसको कहते हैं पिट सॉल। पिटमय या जैव मिट्टी, पिट सॉल के नाम से जानते हैं। तो भारतीय मिट्टी कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। ये किसने बताया? किसने? लिख लो लिख लो लिख लो पहले। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ। मैराथन क्लास कभी बैठ कर किए हो कि नहीं? 8 घंटा कंटिन्यू, 8 घंटा मैराथन क्लास। 2 घंटा नहीं, ज्योग्राफी का तो नहीं। अभी ज्योग्राफी किए हो क्या कभी? कभी मैराथन क्लास किसी सब्जेक्ट का लगता है, जिस सब्जेक्ट में कोई टीचर नहीं देखते हैं, आप यूट्यूब पर पढ़ाते हैं कंटिन्यू 8 घंटा, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे पूरे, तो ऐसे कभी बैठ कर कभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नीट में जो 8 घंटा बैठकर पढ़ने लगेंगे ना, याद रखना कि जितने घंटे आप बैठोगे ना उतने ही अच्छा लगता है। जितने कम पढ़ोगे उतने ही पढ़ने का मन नहीं करेगा। देखना कि जो 1 घंटा पढ़ते हैं ना, वो 1 घंटा ही नहीं शुद्ध से पढ़ पाते हैं। कोई देखते हो कि उसको सोचता है कि 1 घंटा हमें पढ़नी है, तो 1 घंटा पढ़नी है ना, तो वो 1 घंटा भी नहीं पढ़ेगा। थोड़ा मोबाइल चला लेगा, थोड़ा उधर चला जाएगा, थोड़ा उधर चला जाएगा, तब तक कोई बुला लेगा, मतलब 1 घंटा ऐसे ही उसका बीत जाएगा। लेकिन जो लोग 7 घंटा 6 घंटा पढ़ते हैं, वो कभी 6 घंटा से कम नहीं पढ़ते हैं, वो एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे। क्योंकि जितना पढ़ोगे ना उतने ही उसमें लीन हो जाओगे। माँ सरस्वती सबको नहीं भाती, सबको विद्या नहीं देती, ये ध्यान देना। जो उन पर ज्यादा फोकस करता है, ज्यादा मेहनत करता है, अपने सिलेबस को देखता है, उसका टारगेट होता है कि संडे को, मंडे से सैटरडे जितने भी क्लासें हम किए हैं, संडे को हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, वो लोग वो स्टूडेंट का जॉब होता है, वो अच्छे सिलेक्शन में होते हैं, अच्छे लाइन लेंथ में रहते हैं वो स्टूडेंट। और जिसको सैटरडे का रात बेस्ट लगेगा, सोचेगा कि वाह कल तो संडे है, आज सोएंगे, कोई उठाएगा नहीं 9 बजे तक हमें, है ना? क्यों? कल संडे है। तो जब तुम 9 बजे 10 बजे, रोज तुमको आदत है 6 बजे उठने का या 5 बजे उठने का, तुम कभी 9 बजे उठ कर देखना, तुम उस दिन पूरे दिन पागल जैसा रहोगे, सर दुखेगा, ये काम नहीं करने में, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए जो टाइम आपका है उसी टाइम के समय उठो, और संडे को, मंडे से सैटरडे आप जितने भी क्लासें किए हैं उसको तुम प्रैक्टिस करना। 1 वीक में तुम क्या करो, प्रैक्टिस कर लो, फिर मंडे से कुछ नया पढ़ो।
फिर मंडे से सैटरडे पढ़ो, प्रैक्टिस कब करो तो संडे को करो। अब ऐसा नहीं है कि डेली मत करो, डेली भी करो, लेकिन संडे को कुछ जरूर करो, क्योंकि संडे को स्टूडेंट पढ़ते नहीं है। संडे को बहुत लोग होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो संडे को पढ़ते हैं वही बढ़ते हैं, है ना। संडे को आप कभी पढ़ाई करके पूरा आना, मंडे को क्लास में बैठना, तुमको अपने आप में एनर्जी फील होगा कि हम पूरे सिलेबस को पढ़े हैं। और देखोगे कोई सैटरडे को पढ़ा है, सैटरडे संडे को आराम किया है, और मंडे को आकर खोलेगा बुक, तो तुम कुछ किया ही नहीं। तो ये चीजें होती हैं। पीवाईक्यू आप लोग का ऑनलाइन होगा ना? नहीं नहीं, पीवाईक्यू के लिए तो हमें ही बोला गया है, लेकिन अभी हम ही समय नहीं दे पाए हैं। जैसे यूट्यूब पर आप लोगों का 9 बजे लाइव क्लास होगी, है ना। उसमें केवल वही क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाएगा जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो। जो सैटरडे को जो चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, सैटरडे को तो आप प्रोवाइड करके आप टेस्ट वगैरह दे ही रहे हो, लेकिन इसके अलावा आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन कराया जाएगा, जो क्वेश्चन थोड़ा लेवल का भी होगा, उस क्वेश्चन के एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बताए जाएंगे, ठीक ना। तो चलो, इसमें आपने ये देखा कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ काउंसिल, जिसको कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये कहाँ स्थित है तो नई दिल्ली में। ये 8 प्रकार से मिट्टी को क्या किया है, बांटा है, जो चीजें हम लोग लिखे हैं। 4 मिट्टी हम लोग कल पढ़ेंगे, और कल मिट्टी और फसल को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।